हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेई हो या फिर आरआरबी सीबीटी 2 सबके लिए जहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम हो रहे हैं, तो ये लेक्चर्स बहुत ही बेहतरीन हैं। बेहतरीन लेवल के जेईई लेवल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेट हो गई है। और लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द मैग्नेटिक नीडल एक्ट एज एन इंडेक्स इन ऑप्शंस आर प्रिज्मेटिक कंपास, सेक्टेंट, रफ कंपास या फिर सर्वेयर कंपास। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज सर्वेयर कंपास में मैग्नेटिक नीडल एक्ट एज एन इंडेक्स। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ से इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली बात ये है कि एक तो प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक होता है हमारा सर्वेयर कंपास। इन दोनों के जो डिफरेंस पॉइंट है वो बहुत पूछे जाते हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास को इस तरफ देखते हैं। पहला अगर डिस्कस का पॉइंट देखें तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में हम प्रिज्म को यूज करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में हम किसको यूज करते हैं? प्रिज्म को यूज किया जाता है। जो हमारी रीडिंग्स हैं उसको रीड करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिज्म इज यूज्ड। प्रिज्म इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग द रीडिंग। तो रीडिंग को ऑब्टेन करने के लिए रीडिंग को ऑब्टेन करने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा नेकेड आइज के थ्रू ही हमें हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो उसको नेकेड आइज के थ्रू ही हमें करना पड़ता है। मतलब नो प्रिज्म इज प्रेजेंट, यहाँ पर कोई प्रिज्म प्रेजेंट नहीं है, हमें नेकेड आइज के थ्रू ही लेनी पड़ती है रीडिंग्स। नेकेड आइज के ही हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं रीडिंग को नेकेड आइज से ही ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट अगर डिफरेंस पॉइंट देखें हम इसका, तो यहाँ पर होल सर्कल वियरिंग दी जाती है। होल सर्कल वियरिंग अगर याद हो, जैसे कि नॉर्थ से ही सारी रीडिंग्स को हमें लेना है, यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, तो हम यहाँ पर कौन सी बियरिंग लेते हैं? होल सर्कल बियरिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी लेते हैं? रिड्यूस बियरिंग कैन बी डिटरमाइन। यहाँ पर कैसी बियरिंग्स मिलती है हमें? रिड्यूस बियरिंग या फिर उसे क्वाड्रेंटल बियरिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा साउथ के पास पड़ रहा है तो हम साउथ से हम मेजर करते हैं। अगर कोई चीज नॉर्थ के पास पड़ रही है तो हम उसे नॉर्थ से मेजर करते हैं। दैट मीन्स कि रिड्यूस्ड रीडिंग हम यहाँ पर, या रिड्यूस्ड बियरिंग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। किसमें? हम सर्वेयर कंपास में। फिर इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हमारे जो रीडिंग्स है, जो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो ग्रेजुएशन का रेंज जो है वो 0 to 360 डिग्री रहता है। तो रेंज ऑफ ग्रेजुएशन वेराइज फ्रॉम 0 to 360, क्योंकि होल सर्कल बियरिंग ले रहा है तो 0 से 360 हमारा ग्रेजुएशन की रीडिंग्स रहती हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंटल बियरिंग्स हैं, तो यहाँ पर 0 to 90 डिग्री की ये रीडिंग्स हमें रेंज देखने को मिलती है। हर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है और 0 to 90 डिग्री ईच क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज हैं वो वेराई करती हैं। वेल यहीं पे अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर साइट वेन इज प्रोवाइडेड। मिरर की हेल्प से, मिरर में जो साइट वेन है वो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई मिरर ही नहीं है तो ऑब्जेक्टिव वेन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइट वेन इज प्रोवाइडेड। साइट वेन कौन प्रोवाइड करता है? मिरर। तो साइट वेन इज प्रोवाइडेड बाय मिरर। मिरर हमारा साइट वेन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा कोई मिरर ही नहीं तो साइट वेन प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर क्या है? नो मिरर इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है? नो मिरर इज प्रेजेंट, कोई मिरर ही प्रेजेंट नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, प्रिज्मेटिक में जो साइटिंग है, देखना और रीडिंग को लेना दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। लेकिन सर्वेयर कंपास में देखना मतलब रीडिंग को रीड करना, रीडिंग को ग्रेजुएटेड सर्कल पे लेना और वहीं उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट को देखना, साइट करना ऑब्जेक्ट को, दोनों ही काम साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है, यहाँ पर दोनों ही रीडिंग एंड साइटिंग बोथ वर्क्स आर साइमल्टेनियसली पॉसिबल। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सर्वेयर कंपास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Question है the ratio of the actual discharge from an orifice to the theoretical discharge from the orifice. बेसिकली रेशियो पूछ रहा है, एक्चुअल डिस्चार्ज जो हुआ है और जो ओरिफाइस से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हुआ है, इस रेशियो को क्या कहते हैं? रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सीडी से डिनोट करते हैं। अगर मैं एक्चुअल डिस्चार्ज को इस तरीके से लिखूँ, एरिया एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल, और यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। जो वेलोसिटी का रेशियो है एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल, इसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं सीवी से, और एरिया का जो है उसको हम डिनोट करते हैं सीसी से। यहाँ से एक और फॉर्मूला मिलता है, सी डी इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय सी वी, एंड दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ही वो रेशियो है जिसमें एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ इज 8 मीटर एंड डेप्थ इज 4 मीटर हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हमारा रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी 8 मीटर हमारी विड्थ है, डेप्थ है उसका, तो डेप्थ की बात करें तो वो 4 मीटर है, ठीक है। डेप्थ हमारी 4 मीटर है। हैविंग अ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। बेड स्लोप दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4000, 1/4000, ठीक है। आगे बोल रहा है एनर्जी लाइन इज हैविंग द स्लोप ऑफ, तो एनर्जी लाइन की जो स्लोप है वो दे रखा है 0.4 टाइम्स 0.4। फाइंड द रेट ऑफ डेप्थ, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ द वाटर, तो ऑफ चेंज ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए। ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। सबसे पहले मुझे क्या है, एस नॉट पता होना चाहिए, तो एस नॉट की वैल्यू हमें गिवन है। एस नॉट की वैल्यू दे रखी है 1/4000। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा एस एफ है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन वो 0.00004 है, तो 10 टू द पावर -5 ये एस एफ की वैल्यू हो गई। फ्रॉड नंबर की अगर हम बात करें, फ्रॉड नंबर हो जाता है वेलोसिटी अपॉन अंडर रूट में जी टू डी। वेलोसिटी हमें दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9.81 और डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे फ्रॉड नंबर निकल के आएगा, जो कि आएगा 0.1596। तो हमें सब सब पता है, तो हम आराम से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एस नॉट की वैल्यू थी हमारी 1/4000, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। मैंने क्या फॉर्मूले में बस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर लिखा है क्या, 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर होता है, एक बार देख लेते हैं। यस, 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, सही। तो फ्रॉड नंबर हमारा 0.1596 है, 0.159, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.1596 का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 1 से माइनस करेंगे और ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व करके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि है 0.0002। 0.0002 हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका एग्जाम्पल बेसिकली अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन भी याद रखनी है इसका, और किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी याद रखना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So the next question is, the hydrometer test for a grain size analysis is based on the principle that first option is the grain of different sizes fall through a liquid at a different velocity. The grain of different sizes forms clusters, या cluster बना लेते हैं यार, induced centrifugal force separated out the particle based on their grain size. The repulsion of water causes grains to settle at different times. तो बेसिकली अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, तो हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, और ये स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कुछ अजम्पशन मांगते हैं। सबसे पहला अजम्पशन तो हम यही मानते हैं, जो ग्रेन साइज है वो डिफरेंट साइजेस के हैं, जो ग्रेन है उनका डिफरेंट साइजेस हैं, और वो डिफरेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहे हैं। मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीडियम को हमने क्या माना है, मीडियम को हमने माना है इन्फिनाइट। मीडियम यहाँ पर क्या माना गया है, इन्फिनाइट माना गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पार्टिकल का जो साइज है वो 0.2 म्यू से लेके 0.2 mm तक हम यहाँ पे पार्टिकल साइज को लेते हैं, और स्पेरिकल शेप माना गया है। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने अजम्पशन लिया है, स्पेरिकल शेप लिया गया है। जो भी हमारे पार्टिकल साइज है उनका जो शेप होगा वो स्पेरिकल होगा। तो ये सब अजम्पशंस लेके हम हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर टेस्ट को यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोक्स लॉ। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is, a quick and reasonably accurate method for determining the moisture content of fine aggregate is the electrical measurement method,
द डिस्प्लेसमेंट मेथड, द ड्राइंग मेथड एंड द कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो अगर हम बात करते हैं सबसे एक्यूरेट और यहाँ पर बहुत ही क्विक मेथड की, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज द करेक्ट आंसर। ये रैपिड मॉइस्चर मेथड भी कहा जाता है। बेसिकली हम यहाँ पर इसको कैसे यूज करते हैं, जो हमारा वाटर है वहाँ पर हम इसको जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको मिक्स कर देते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड जो सॉइल है, बेसिकली जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, जो कैल्शियम कार्बाइड है यहाँ पर अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बाइड जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, किस में वाटर प्रेजेंट है, जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है उसके संग रिएक्शन करता है और एक गैस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस को रिलीज करता है। अब इस गैस के प्रेशर को हम मेजर करते हैं और उसके हेल्प से हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं। ये पूरा मेथड हमारा 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हो एक्यूरेट मेथड भी है क्वाइट, और ये क्विक मेथड भी है। सो कैल्शियम कार्बाइड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस रिलीज होती है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। वहीं पे अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी चाहिए, एक और बहुत फेमस मेथड है जिसको हम बोलते हैं सैंड बाथ मेथड। ये मेथड जब यूज करते हैं, सैंड बाथ मेथड को तब यूज करते हैं जब हमारे पास ओवन ड्राई फैसिलिटी नहीं होती, ओवन ड्राई करने की फैसिलिटी नहीं होती, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये क्विक फील्ड मेथड है। सबसे पहली बात क्या है, ये फील्ड मेथड है। जब हमारे पास कोई ओवन ड्राई मेथड नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हेल्प से करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। टेम्परेचर क्या है, अनकंट्रोल होता है, हमारे कंट्रोल में टेम्परेचर नहीं होता है, और ये क्विक फील्ड मेथड है। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की, अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और हमारा फेमस मेथड है जिसको हम पिक्नोमीटर मेथड कहते हैं। पिक्नोमीटर मेथड तब यूज किया जाता है, पिक्नोमीटर मेथड की अगर हम बात करें तो ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास उस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें अवेलेबल हो, पता हो। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होती है तो हम पिक्नोमीटर मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड में क्या है, ये बेसिकली कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज की जाती है। हम कोहेसिव सॉइल के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते, कोहेजन लेस सॉइल जैसे कि सैंड के लिए यूज की जाती है। कोहेसिव सॉइल जैसे कि क्ले के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता है, ये आराम से जो इंट्रैप्ड एयर बबल्स है उसको रिलीज कर सकते हैं। जब हम उसको अब किसी भी टेस्ट से या फिर किसी भी स्टिक से उसको रिवॉल्व करेंगे तो आराम से हमारी जो एयर बबल्स है वो निकल सकते हैं। लेकिन जो कोहेसिव सॉइल है वहां पर जो इंट्रैप्ड गैसें है उनका रिमूवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम कोहेजन लेस सॉइल में यूज करते हैं, कोहेसिव सॉइल में यूज नहीं करते। और मोस्ट एक्यूरेट जो वाटर कंटेंट को मेजर करने के लिए मेथड है वो है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। अगर हम ओवन ड्राइंग मेथड की बात करें तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमारा ओवन ड्राइंग मेथड से आता है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और वाटर को डिटरमाइन कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को इजीली सिंपलेस्ट वे में डिटरमाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि हमें जो टेम्परेचर है वो बेसिकली 110 तक ले जाना है, उसके आगे नहीं ले जाना। हमारा जो टेम्परेचर है ओवन का वो 105 से लेके 110 के बीच में वेरी करना चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चरल वाटर का डैमेज होने का खतरा रहता है। तो स्ट्रक्चरल वाटर भी हमारा आराम से डैमेज हो सकता है। वेल अगर हमारे पास सॉइल जो है वो बहुत ही हाईली ऑर्गेनिक है, अगर सॉइल कैसी है, हाईली ऑर्गेनिक है, तो जो टेम्परेचर हमको ले जाना चाहिए सॉइल का वो हमारा होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री प्रेफरेबल होता है। और अगर जिप्सम, सॉइल में कौन सी चीज़ पसंद प्रेजेंट है, अगर वो हमारे जिप्सम प्रेजेंट है, सॉइल में अगर जिप्सम प्रेजेंट है तो हम जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। तो नॉर्मली जो सॉइल है, जनरली हम सॉइल को 105 to 110 ले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा जो वाटर है उसका स्ट्रक्चरल जो वाटर है वो डैमेज होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो हम वो नहीं चाहते। और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है तो 60 डिग्री सेल्सियस एंड जिप्सम प्रेजेंट है तो 80 डिग्री सेल्सियस। वेल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही ज़्यादा क्विक और अच्छा मेथड है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉइल सैंपल हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 1.3। तो 1.3 हमारा क्या दे रखा है, वॉइड रेशियो 1.3 वॉइड रेशियो है। वाटर कंटेंट इज 50%, दैट मीन्स 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6। तो पूछ रहे किस स्टेट में है, पार्शियल सैचुरेशन, फुल सैचुरेशन, ओवर सैचुरेशन, अंडर सैचुरेशन। तो यहाँ पर हमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर सहवाग वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर एस निकालना है तो एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मतलब 0.5, जी हमारा जी 2.6, अपॉन में क्या आ जाएगा 1.3, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो जगह 2, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 1 मतलब फुली सैचुरेशन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फुली सैचुरेटेड है हमारी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज केमिकल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज समवॉट सिमिलर टू द रस्टिंग ऑफ स्टील। तो स्टील की रस्टिंग जैसे कि क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके उसमें मतलब
जो स्टील है बेसिकली रस्टिंग होने लगते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। उसी तरीके से अगर सॉइल की फॉर्मेशन के टाइम पे कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का हमारा प्रेजेंस होगा, तभी तो सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, या फिर कार्बोनाइजेशन, या फिर ऑक्सीडेशन। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल साइंटिस्ट कलेक्ट अनसैचुरेटेड 200 cc sample of volume of soil having the weight 220 gram. If the dried weight of soil is 180 gram, then find the water content available in the soil. तो बेसिकली यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखा है, हमें जब वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तब का वेट दे रखा है सॉइल का 220 ग्राम। जब ड्राई हो गई पूरी तो अब वेट दे रखा है, वाटर कंटेंट फाइंड करना है। तो वाटर कंटेंट का रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 220 को माइनस कर दो, 220 में माइनस कर दो 180, तो मुझे वाटर का वेट मिल जाएगा, और नीचे सॉइल का वेट कितना है 180, तो 180, तो बेसिकली ऊपर आएगा हमारा 40 अपॉन 180। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9, 2/9 आएगा। यहाँ पर वाटर जो है बस गुमराह करने के लिए दे रखा है, तो 2/9 अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.2222। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम जो गिवन है उसका कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.78, मॉइस्चर कंटेंट हमारा दे रखा है, फाइंड करना है द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेटेड। एस की वैल्यू दे रखी है 1, तो मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना है। तो सहवाग वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है। S इंटू 1 इंटू 0.78, यहाँ पर W फाइंड करना है, ये आ जाएगा 2.6, 0.78 यहाँ दे रखा है, नीचे आ जाएगा 2.6, और यहाँ पे अगर डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा हमारा 100। बेसिकली अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 26 में ये 3 टाइम्स आना चाहिए, और हमें परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा मेरा 30%। तो वाटर कंटेंट इज 30% इन दिस सॉइल सैंपल। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स क्वेश्चन, वाटर दैट्स फॉर्म अ हाइड्रेशन शेल अराउंड द सॉइल ग्रेन इज नोन एज। तो जो हमारी जो सॉइल की जो ग्रेन है, मान लो ये सॉइल ग्रेन है, उसके चारों तरफ जो हमारी हाइड्रेशन की शेल बन जाती है उसको क्या बोला जाता है। बेसिकली जो हाइड्रेशन शेल बन रही है वाटर के, उससे क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल वाटर, सॉल्वेट वाटर, पोर वाटर, या फिर इनफिल्टर्ड वाटर। इस तरीके के वाटर को सॉल्वेट वाटर कहा जाता है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम साइज 300 mm into 600 mm, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर। वेट ऑफ कॉलम और वेट ऑफ फुटिंग दे रखा है हमें, से वियरिंग कैपेसिटी दे रखा है, एरिया फाइंड करना है बेसिकली। So the question is, for an axially loaded column of size 300 mm into 600 mm, calculate the area of rectangular footing of uniform thickness required in meter square. एक weight of column plus weight of footing, तो लोड दे रखा है हमें 1300 किलो न्यूटन, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी है सॉइल की 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली एरिया अगर फाइंड करना है तो एरिया के लिए क्या करेंगे, हम जो लोड दे रखा है, लोड को हम डिवाइड कर देते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी से, सेफ बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आराम से हमारा एरिया मिल जाएगा। तो हमारा लोड कितना है, लोड है हमारा 1300 हमने डिवाइड किया, नीचे आ रहा है हमारा 150 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 8.67 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर हमें नहीं निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हो वैल्यू बिल्कुल क्लोज इनफ है। Next question is, what is the anchorage value of a standard hook of a reinforcement bar of 16 mm diameter? तो diameter में दे रखी है 16 mm। तो अगर हम एंकरेज वैल्यू की बात करें, अगर बैंड होते हैं तो हमारा 45 डिग्री पे बैंड होता है, या फिर 90 डिग्री पे बैंड करते हैं, या फिर 135 डिग्री पे बैंड करते हैं। तो ये क्या है, हमारे बैंड्स। तो इस टाइम पे हमारे एंकरेज की वैल्यू कितनी होती है, 4 फाई मतलब क्या है डायमीटर, या फिर 8 फाई, या फिर 12 फाई। ये तो हमारा इसके लिए, लेकिन अभी स्टैंडर्ड हुक बोल रहा है। तो जब हमारा स्टैंडर्ड हुक होता है, स्टैंडर्ड हुक के लिए जो हमारा एनकरेज वैल्यू है वो होती है हमारी 16 फाई। तो बेसिकली 16 फाई, और फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 इंटू 16 मतलब 256 mm। तो 256 mm will be the correct answer of this question. D option is the correct answer of this. Next question is for all of you guys. तो क्वेश्चन है कि the maximum depth of neutral axis
हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी है, जैसे एक्स लिमिटिंग से शो किया है फॉर अ बीम विद 400 एज द इफेक्टिव डेप्थ, तो उसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी रखी है 400, और लिमिट स्टेट मेथड में Fe 500 स्टील के लिए हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर एक Fe 250 के लिए होता है, एक Fe 400 के लिए होता है, और उसी तरीके से एक Fe 500 के लिए होता है। तो हमें 500 के लिए एक्स लिमिटिंग की मेथड बतानी है, एक्स लिमिटिंग की वैल्यू बतानी है, और डी इफेक्टिव भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है कि 184 में होगा, 192 होगा, या फिर 212 या 220। Till then, keep watching and like and subscribe our channel.